किसी को कोई डाउट तो नहीं था अदर देन ऑक्सीडेशन स्टेट? नहीं सर, बाकी सब तो नहीं। इजी था। ओके, वेरी गुड। स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर। ओके, नाउ फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, आप हेडिंग रख लो इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। अंडरलाइन एलिमेंट, जो भी अंडरलाइन होगा उसको आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। क्लियर है बेटा? नाउ यस सर। HNO3, नंबर 2, Cr2O7 डबल नेगेटिव, CrO4 दिस इज डबल नेगेटिव। ओके, हर्षवर्धन आपका आंसर रॉन्ग है। ओके। यस एस था, यू आर करेक्ट। ओके, एनीबॉडी नेक्स्ट? आस्था, हर्षवर्धन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 आस्था एंड हर्षवर्धन ने बोला है। ओके, वेरी गुड, ये भी करेक्ट है। यस हर्षवर्धन, नाउ अभी आपका हाँ, आंसर वो करेक्ट है। साइन का थोड़ा हाँ, तो वो साइन का बेटा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, हाँ सर। नाउ अभी वन बाय वन आप लोग मुझे बोलते जाओ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सर +5। प्लस। ओके, इफ एनीबडी हैव एनी डाउट्स, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बेटा बताना। आई विल नॉट, मैं आपका चैट बॉक्स नहीं देख रहा हूँ एंड आपका
क्या आपने मैसेज किया? अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताना, ओके। इन द क्वेश्चन नंबर 1 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन, इसको ऐसे फाइंड करेंगे बेटा, दैट इज 1, 1 इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड एन की जगह मैंने एक्स रखा, प्लस 3 × -2 इज इक्वल टू 0। जब मैं इसको फाइंड करूंगा तो x इज इक्वल टू +5 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ n इज +5। क्लियर? सिमिलरली जब मुझे क्रोमेट आयन की मुझे, इसको बोलते हैं बेटा क्रोमेट आयन, ओके, नेम लिख लो इसका ना। इसको फाइंड करेंगे, दैट इज x प्लस 4 × -2 इज इक्वल टू -2, okay. So here is x is equal to +6, okay. Now in the CO2, that is x plus 2 minus 2 is equal to 0, so that x is equal to 4, that is +4। clear? And similarly क्रोमियम आयन में फाइंड करोगे +6 आ रही है, AlF3 में फाइंड करोगे +3 आ रही है, H2SO4 में फाइंड करोगे +6 आ रही है, C6H12O6 में फाइंड करोगे x इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा? 0। 0 आ रहा है इसमें। एंड Na2B4O7 में इसमें फाइंड करोगे दैट इज +3 आएगा ना। इसमें 9th एंड 10th में मैंने बोला किसका निकालना है, ये मैंने अभी बताया नहीं है, तो इसमें आपको Fe का निकालना है बेटा। एंड हेयर यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, सर उसमें H2O का भी ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं कंसिडरेशन में। हाँ बेटा H2O का भी लेते हैं, सबका लेंगे, ओके। इसमें आपको एल्यूमिनियम का निकालना है। यहाँ पर Al2 है बेटा, Al2SO4 का होल ट्वाइस, ओके। सर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यू हैव टू फाइंड विद कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ओके। नाउ अब इसका आप सल्फर का भी निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन, सल्फर का कितना होता है। नाउ लिसन, क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। इसमें आप ध्यान से देखो, जिसका गलत है आंसर सही है, चैट बॉक्स में नहीं देखा मैंने किसका सही है किसका गलत है। नाउ लिसन केयरफुली हियर, दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 9, ओके। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, ओके। सो जब भी इस तरीके से कोई कंपाउंड आए, इसमें बहुत सारे कंपाउंड मिक्सअप रहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्ट। सॉल्ट। इस इन द नेक्स्ट Salts. चैप्टर में हम लोग इसको स्टडी करेंगे, ओके। एसिड बेस सॉल्ट बोलते हैं, ओके। और वी कैन से एलम बोलते हैं इसको, ओके। हाँ एलम बोलते हैं ना, इनको एलम बोलते हैं सो दैट कि इसमें क्या होता है बेटा, करस्पॉन्डिंगली हियर एंड हियर 3 एलिमेंट्स इसमें काउंटेड हैं, वाटर है, NH4 का होल का SO4 है, एंड FeSO4 है, ये काउंटेड है। समझ में आया बेटा? ना कहाँ से काउंटेड है वो आपको ये क्लियरली दिख जाएगा स्क्रीन पर, जब भी आप कोई भी कंपाउंड सॉल्व करोगे तो वो दिख जाएगा। तो इसमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो करना है, FeSO4 का जीरो करना है, NH4SO4 का जीरो करना है, एंड H2O का जीरो करना है, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइंड करूं FeSO4 का, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है मुझे, ओके। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, FeSO4 का फाइंड करना है, तो पूरा FeSO4 का भी रख लो, एंड इसका जीरो हो गया, मैंने इसका जीरो रखा। फॉर एग्जांपल अब ऐसा करो कि जब Fe डबल पॉजिटिव एंड SO4 डबल नेगेटिव होता है,
तो ये आप बेटा आज से आप याद कर लो कि SO4 डबल नेगेटिव होता है। एंड पूरा अगर SO4 का मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? -2। -2। ओके। एंड जब सल्फर आयन होगा तो इसमें H2 इसमें SO4 की S की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाएगी। तो ये आपको याद कर लेना। आप जब भी 11th में जैसे इंटर करोगे तब ये चीजें आपको बिल्कुल बेसिक होनी चाहिए। अगर 11th में आप जाके सीखोगे ये चीजें तो आपको बहुत टाइम लगेगा सीखने में। ओके, तो अभी से मैंने आपको बताया कि SO4 होल SO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट इज कितनी है? -2। -2। अगर माइनस सिर्फ सिर्फ SO4 में मैं सल्फर की बात करूं, सल्फर में सिर्फ इसमें SO4 के सल्फर की बात कर रहा हूँ। ओके, SO3 की नहीं कर रहा हूँ, SO2 की नहीं कर रहा हूँ, SO3 नेगेटिव की नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके बेटा, SO4 डबल नेगेटिव वाले सल्फर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6। -2। ओके, अगर पूरा SO4 की बात प्लस करें सिक्स तो क्यों है -2। उसकी? समझ में आया बेटा? हाँ सर। +6 सर क्यों? +6 क्यों है उसकी ऑक्सीडेशन? ओके, +6 क्यों है आप निकाल के देखो ना बेटा। जैसे SO4 डबल नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल मैंने SO4 डबल नेगेटिव, यहाँ पे मैंने X रख लिया। +4 -2 इक्वल टू -2 करूंगा तो इसको सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा? X -8 इक्वल टू प्लस -2, X इक्वल टू +6 हाँ आया। 6। हाँ सर। इसलिए +6 है। समझ हम्म। में आया अभी? हाँ सर। ओके, तो ये आपको याद करना ना। अभी NH4 का होल ट्वाइस SO4 इसका तो 0 है पूरा, ये गया 0 एंड ये भी गया 0। समझ में आया? हाँ सर। तो हमको सिर्फ निकालना किसका है? सिर्फ FeSO4 का निकालना। अब SO4 का टोटल कितना होता है? -2। -2। तो यहाँ पर मैं Fe की जगह क्या रखूंगा? X +2। -2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +2 आ जाएगा। हाँ ओके, समझ गए? हाँ सर। तो यहाँ पर मैंने +2 रख दिया। नाउ सिमिलर K2SO4 Al2SO4 का होल प्राइस 24H2O का निकालो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ से मैंने अलग कर दिया, सर एल्यूमिनियम की 3 आ जाएगी +3। यहाँ से अलग कर दिया, तो ये मेरा 0 हाँ। गया, ये भी मेरा 0 गया। ओके, नाउ Al2SO4 तो मैंने 2 इंटू एक्स कर लिया, -3 +3 -2 इज इक्वल टू 0 कर लिया। तो 2x इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू +3। समझ में आया हाँ बेटा? सर। हाँ सर। ना अभी मैं आप कोई सा भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो एक्सेप्ट सर्टेन केसेस। कुछ केस होते हैं जिसमें ये वाला जो फॉर्मूला मैंने x मान के चला है ना, यहाँ पर x ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता, वैलिड नहीं होता। वो कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ और ज्यादा डिटेल में हम लोग 11th में इसको स्टडी करेंगे। ओके बेटा? यस सर। हाँ सर। Now, अभी एक चीज और होती है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स इंटरप्रिटेशंस। ओके, और वी कैन से कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। Okay, in this case, for example, if I say the find the oxidation number of H2SO4, निकाल पाओगे आप लोग? ऑलरेडी आप फॉर्मूले से निकालो, हाँ पाएगा बेटा फॉर्मूले से। 2 सर 1 हाइड्रोजन का +1 होगा SO4 -। हाइड्रोजन का पॉजिटिव 1 होगा, x +4 -2 इज इक्वल टू 0। तो आफ्टर द कैलकुलेट दिस x इज इक्वल टू +6 आएगा। समझ में आया बेटा? ना ये हाँ फॉर्मूला सर। एंड जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, दैट इज द स्ट्रक्चर। ओके, दैट इज सल्फर यहाँ पे मिडिल में आएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्लियर है? हाँ हाँ यानी सबका हो रहा है कंप्लीट। ओके, नाउ अगर इसमें देखो जो फिगर है इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। आपको याद है कोवेलेंट, जो मैंने कोवेलेंट इंटरप्रिटेशन बताया था?
एवरीवन? हाँ नाउ यहाँ से आपको ध्यान रखना है, कोवेलेंट इंटरप्रिटेशन ये है। ओके, फॉर एग्जांपल इन केस सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन सा है यहाँ पर? ऑक्सीजन है, हम्म, ऑक्सीजन है ना? हाँ सर। हाँ सर। ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट मीन्स ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्या होता है, 100% नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है बेटा, ये क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको बोलते हैं हम पार्शियल लोग चार्ज। पार्शियल चार्ज बोलते हैं। ओके, हाँ नाउ इन केस अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर पार्शियल चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं देखूं अभी के लिए, ओके ना, मैं यहाँ से ग्रीन कलर लेता हूँ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी बेटा? -1 माइनस -1। विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन्स, एंड हाँ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +1 विद रिस्पेक्ट टू +1 ऑक्सीजन। with respect to oxygen। हाँ क्लियर है ना? हाँ। अगर मैं इन दोनों का मैंने कंपैरिजन हो गया, अभी मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों का कंपैरिजन। सल्फर इज आल्सो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू सल्फर, पॉजिटिव सर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ओके हाँ ना, जब इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो यहाँ पर भी प्लस नेगेटिव आएगा एंड यहाँ पर प्लस पॉजिटिव आएगा, +1, हाँ सॉरी सर, वो माइनस। यहाँ पर माइनस आएगा। ओके, हाँ सर। समझ में आया? तो अभी देखो इस ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई? +1 हो गई, एंड सल्फर की कितनी, इस ऑक्सीजन की कितनी हो गई? -2। यस समझ में आया चीज? सिमिलर अगर कॉन्सेप्ट यहाँ हाँ। करेंगे तो -1 ड्यू टू दिस एंड -1 ड्यू टू दिस, ये आएगा ना? ये हाँ कैसे आया? ड्यू टू दिस इंटरप्रिटेशन, दिस कोवेलेंट इंटरप्रिटेशन मैंने बताया था ना यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड का इंटरप्रिटेशन, जिस जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ से पॉजिटिव, इसकी तरफ नेगेटिव चार्ज एंड इसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर डबल पॉजिटिव डबल नेगेटिव आएगा। सो अब मैं बात करूँ यहाँ पर, दैट इज इस ऑक्सीजन की बात करूँ, इन द रेड कलर से मैं लिखता हूँ यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर डबल पॉजिटिव डबल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर डबल पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड यहाँ पर डबल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? यस सर। ओके, सो द सर ऑक्सीजन, यस सर आप इसके पहले मतलब आपने वो जो कोवेलेंट इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन कर सकते हो क्या वापस? हाँ, इसमें क्या था बेटा, द कोवेलेंट बॉन्ड इंटरप्रिटेशन, लाइक वी एज्यूम कि ए एंड बी के बीच में कोई सा बॉन्ड बना हुआ है। ओके, लाइक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब बॉन्ड बने हुए हैं। ओके, देयर आर ओनली 5 टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं, यही 5 टाइप्स ऑफ बॉन्ड आपको 11th 12th में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ओके, समझ में आया? नाउ वी कंसीडर दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ये हमने हाइपोथेसिस मानी है। ओके, ये समझ में आया बेटा? कॉर्नर पे लिखा मैंने। हाँ ओके, यस so जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, दैट मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट मींस नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी इज नेगेटिव एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए इज पॉजिटिव, बिकॉज इसकी नेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी नेगेटिविटी कम है, तो यहाँ पर मेरा पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया। ये समझ में आया? हाँ सर। ओके, सिमिलर क्या है कि अगर डबल बॉन्ड की बात करूं तो वही कॉन्सेप्ट रहेगा सेम, यहाँ पर डबल पॉजिटिव, यहाँ पर डबल नेगेटिव। समझे? अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो यहाँ पर ट्रिपल पॉजिटिव, यहाँ पर ट्रिपल नेगेटिव। हाँ सर। ओके, नाउ इन केस जब डबल बॉन्ड की, इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, इसमें क्या होता है बेटा, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए। अगर इस तरीके से कोई साइन बना हुआ है तो दैट मीन्स जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, अगर उस तरफ एरो लगा है तो उसके ऊपर तो माइनस आ जाएगा, एंड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दैट इज हाइड्रोजन ए, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये अभी के लिए आप याद रख लो, 11th में आप डिटेल से पढ़ोगे। ओके बेटा, सर, फिर डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है? ये आप 12th में, 11th 12th में पढ़ोगे बेटा। इसमें क्या होता है अभी मैं आपको बता नहीं सकता, पीरियोडिक टेबल आपका चैप्टर हुआ नहीं होगा तो इसलिए मैं बता नहीं सकता। सर हो गया, यानी पिछले हो गया साल। तो उसी पीरियोडिक टेबल चैप्टर में होता है ये सब चीजें। ओके, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो लुइस एसिड लुइस बेस पढ़ा है आपने?
हाँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा आपने? हाँ। लुईस ओके बेटा, इसको लीव इट, अभी के लिए लीव कर दो। मैं जब एसिड बेस चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, बिकॉज आपके सिलेबस से बाहर हो जाएगी ये चीजें। ओके हाँ सर। ओके, अभी आप इतना याद कर लो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, अगर उसके तरफ एरो लगा है, दैट मीन्स ये वाला एरो, तो उसको -2 देते हैं, एंड अपोजिट डायरेक्शन में उसको +2 देते हैं। ये अभी के लिए इतना याद कर लो। इन मतलब केस समझो उसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो प्लस से प्लस, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो इसको माइनस माइनस। कर दो। दैट मीन्स ओके। इसने इससे क्या उधारी लिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने इसको उधारी दिया है। समझ गए बेटा? हाँ सर। अभी के लिए याद कर लो ये जिस तरीके से है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, या जब भी आप पढ़ोगे तो आपके कॉलेज में भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अगर नहीं किया तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, नाउ अगर सिमिलर बॉन्ड आ जाए इन द अपोजिट डायरेक्शंस, कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज्यादा है इसकी कम है, तो ये वाला बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं होगा बेटा। ओके, अगर कहीं पर लगा है तो ये वाला बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। इस केस में इसकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। समझ में आया बेटा? हाँ सर। हाँ सर। सर फिर पॉसिबल नहीं तो क्यों स्टडी? तो वो वही बेटा, मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगा, अभी जस्ट आपको याद करना है ये चीजें। ओके, हाँ सर। ये वाला केस आपको 99% नहीं मिलता है, बहुत ही लिमिटेड एग्जाम्पल है जहाँ पे मिलेगा। ये वाला केस आपको बहुत मिलता है। ओके, तो आपको 1, 2, 3 एंड 4 कंडीशन आपको याद कर लेना माइंड सर में। ये यस, 1 2 3 सिंगल ट्रिपल और डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स है ना? हाँ कोवैलेंट बॉन्ड है। और फोर्थ आयनिक। आयनिक बॉन्ड नहीं है बेटा एक भी। आयनिक में बॉन्ड होते नहीं है, आयनिक में हम बॉन्ड शो भी नहीं करते हैं। जो बॉन्ड ये है, इस बॉन्ड का मतलब है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक में क्या करते हैं, कभी आपने देखा NaCl को इस तरीके से लिखा हुआ किसी बुक में? नहीं। हमेशा ऐसे लिखते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सेल नेगेटिव। बिकॉज आयनिक बॉन्ड होता ही नहीं है, कुछ ऐसा बॉन्ड होता ही नहीं है। हाँ, ओके, समझ में आया बेटा? वो इलेक्ट्रॉन्स वापस तो वो ऑलमोस्ट। इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को दे देते हैं पूरा। इसमें क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर बेटा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स लिए है। हम लोग इसको पार्शियल मान रहे हैं, पार्शियल डिसोसिएट होता है तो ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जा रहे हैं। 100% इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहे हैं, हम लोग ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं। मैंने बताया ना आपको एग्जाम्पल में कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये पार्शियल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। समझिए बेटा? सर डिफरेंस इन हाँ। जेड स्टार की वजह से, क्या बेटा? डिफरेंस इन जेड स्टार की वजह से, डिफरेंसेस? डिफरेंसेस इन जेड स्टार की वजह से। सो मैं समझ नहीं पाया बेटा, क्या बोल रहे हो? सर डिफरेंसेस इन जेड स्टार की वजह से क्या? हाँ बेटा, जेड स्टार की वजह से, उसमें उससे ही होता है। ओके, सो अगर मैं काउंट करूं द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, इसकी टोटल ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करूं कितनी हो जाएगी बेटा? प्लस +1 +1 +2 +2 +6 हो गई, हाँ। जो कि यहाँ से आई थी। नाउ ऑक्सीजन की काउंट करूं, यहाँ पर -2, यहाँ पर इसकी +1, यहाँ पर इसकी -2, इसकी -2, इसकी +1, इसकी -2। ये समझ में आया? देखो मैंने ये फिगर क्यों बनाया था और बना करके, बिकॉज किसी किसी बुक में यहाँ पर डबल बॉन्ड लिखा रहता है एंड किसी किसी बुक में यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा रहता है। बट इन दोनों में अगर इसकी इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा ना, इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा, दोनों कंडीशन में, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। समझ गए ना बेटा? हाँ सर। तो ये दोनों फिगर करेक्ट है, किसी बुक में आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, किसी बुक में ये आपको मिलेगा। ओके, तो जो ये वाला प्रोसेस है, अभी बेटा ध्यान दो, दिस प्रोसेस एंड दिस स्ट्रक्चर प्रोसेस, अगर आप स्ट्रक्चर बना पाओ या सीख जाओ तो इस प्रोसेस में 100% करेक्ट होता है। कभी आपके गलत होने के चांसेस नहीं है, आई कैन गारंटी। और इस प्रोसेस में गलत होने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, इस फॉर्मूले से ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालते। समझ गए बेटा? एंड जो अगर आप स्ट्रक्चर बना लोगे तो इससे 100% आप लोग सॉल्व कर पाओगे, कभी गलत होगा ही नहीं। लाइफ में कभी गलत नहीं होगा, आप चाहे जहाँ पढ़ने चले जाओ, बस आपको स्ट्रक्चर बनाना होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर बनाना आप 10th और 11th में कंबाइंड जब आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे। ओके, समझ में आया बेटा? सर आप अभी नेक्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं? क्या बेटा? नेक्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं अभी? हाँ, अभी नेक्स्ट चैप्टर नहीं, जो हमारा चैप्टर था उसी में कंटिन्यूएशन कर रहा था। कुछ कुछ आपको प्रॉपर्टीज वगैरह
मैंने बताना भूल गया सर एग्जांपल। और सल्फर ही बीच में क्यों रखते हैं? बिकॉज क्या बेटा, सल्फर बीच में इसलिए रखते हैं बिकॉज उसके ऊपर ज्यादा बॉन्ड बना सकता है वो। ऑक्सीजन दो से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इसको या तो साइड में रखेंगे या तो इसको बीच में रखेंगे किनारे पर। सल्फर इतने ज्यादा बॉन्ड बना सकता है तो ये बीच में रख सकते हैं। हाइड्रोजन कितना, एक ही बॉन्ड बनाता है, तो इसको ऑलवेज कॉर्नर पर रखते हैं हाइड्रोजन को, बिकॉज ये एक ही बॉन्ड बना सकता है। इसको ऐसा बोल सकते हैं इसका एक ही हाथ है। हाँ ओके, सल्फर के बहुत सारे हैं तो इसको मिडिल पे रखते हैं। ओके, ये बेटा आप धीरे धीरे हाँ। सीख जाओगे। ओके, अभी एकदम से मत सीखो, बिकॉज ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपके चैप्टर का नहीं है, मैंने आपको बता दिया। ओके, समझ गए? नाउ इन द लास्ट चैप्टर्स, मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए दैट इज द टाइप ऑफ रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन आपने लास्ट में लिया था। ओके, टाइप ऑफ रिएक्शन से मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिस्कस किया। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, रिएक्शन, डबल डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, नाउ ये सारी चीजें डिस्कस की, इसके मैंने एग्जाम्पल डिस्कस नहीं किए थे, एग्जाम्पल बहुत ही कम डिस्कस किए थे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपको बताना है कि वो रिएक्शंस कौन सा कॉम्बिनेशन या कौन सा टाइप की रिएक्शंस है। ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू दिस, मैं आपको कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस बता रहा हूँ कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं। ओके, रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है एंड केमिकल रिएक्शन को कैसे हम लोग अफेक्ट कर सकते हैं, कौन सी फेवरेबल कंडीशन होती है। समझ गए बेटा? यस सर। ओके, नाउ फिजिकल चेंजेस की बात करूं मैं। फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस ये होती हैं, सपोज मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल आपने कैंडल, आपने सब जानते हो कैंडल आप लोग? हाँ सर। ओके, एंड टेस्ट ट्यूब भी जानते हो आप लोग, टेस्ट ट्यूब? हाँ सर। ओके, हाँ सर। कैंडल को, छोटा सा कैंडल का पार्ट को आपने एक टेस्ट ट्यूब में डाला। ओके, क्लियर है बेटा? इस कैंडल के पार्ट को आपने टेस्ट ट्यूब में डाला, डालने के बाद नीचे से आपने बर्नर से इसको हीट कर दिया। क्लियर? ना हीट करने के बाद ये क्या हो जाएगा बेटा, यही कैंडल आपकी लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी। टेस्ट ट्यूब के शेप। ओके, हाँ लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी। ना आफ्टर ये लिक्विड स्टेट में चेंज होने के बाद इसको आपने क्या किया, एक वाटर में डाला एंड इसको कूल कर दिया वाटर में, तो ये फिर से सॉलिड बन जाएगी। हाँ सर। हाँ ठीक है? सर। तो इसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। ये समझ में आया? हाँ सर। एग्जाम्पल देके बताया मैंने कि हमने फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं। ओके, नाउ सिमिलर काइंड ऑफ होता है कि हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। जो लेड ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, उसको क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड इज अ वाइट पाउडर। ओके, जब 2, 3, 4, 5 ग्राम छोटा सा अमाउंट ऑफ जिंक ऑक्साइड हम लोग ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेते हैं एंड इसको हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो आफ्टर हीटिंग इन 2 मिनट्स इसका कलर चेंज हो जाता है। ओके, नाउ कलर इसका येलो हो जाता। ओके, नाउ जब इसको हम कूल करते हैं, कूल करने के बाद ये फिर से अपनी प्रीवियस कलर में, जो इसका पहले कलर था वो आ जाएगा, वापस कलर में आ जाएगा। सपोज कोई पाउडर है, जिंक ऑक्साइड का पाउडर है बेटा, जिंक ऑक्साइड, और आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो आप लोग जानो, जिंक ऑक्साइड का पाउडर है ZnO। इसका कोई भी पाउडर है, लाइक इस तरीके से पाउडर पड़ा हुआ है उसमें। ओके, ना इसको आप टेस्ट ट्यूब में डाल के जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज टू येलो। ओके, नाउ जब इसको हम लोग कूल करते हैं, फ्यू आफ्टर द फ्यू मिनट्स दैट जिंक ऑक्साइड फिर से व्हाइट कलर हो जाता है। स्टार्टिंग में ये व्हाइट कलर होता है बेटा, एंड हीट करने के बाद येलो कलर हो जाएगा, एंड कूल करने के बाद ये व्हाइट कलर हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द चेंजेस ऑफ फिजिकल चेंजेस। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस को मेल्टिंग आपने देखा होगा, समझ में आया बेटा? सर। ओके, नाउ मैग्नीशियम आयरन, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर उसको बर्न करते हैं एयर में
तो मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल बताया था, तो वो आप देख लेना। ओके, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर को अगर हम लोग सब्लिमेट करते हैं दैट इज डायरेक्टली क्या हो जाएगा, विदाउट चेंजिंग लिक्विड स्टेट, वो सीधे गैस स्टेट में चल जाएगा। सर यस सर ये ZNO येलो क्यों हो जाता है हीट करने के बाद? वो फिजिकल चेंजेस है बेटा, फिजिकल चेंजेस। आप मैं अभी आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर में जाऊंगा बेटा, तो फिर से आप प्रॉब्लम्स होगा आपको। ओके, ओके अभी के लिए आप इतना समझो कि ये ZNO येलो हो जाता है, आपको याद करने के लिए फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल है, दैट इज कैंडल का एग्जांपल देना आपको। ओके, लाइक 1 सेकेंड, कैंडल का एग्जांपल देना, और वैक्स, वी कैन से वैक्स का एग्जांपल दे देना। ओके, एंड ZNO का एग्जांपल दे देना। ओके, नाउ आइस का एग्जांपल दे देना। आइस क्या होता है, एक क्यूब होता है, इसको हम हीट करते हैं, वाटर कन्वर्ट हो जाती है, एंड इसको हीट करते हैं, वेपर कन्वर्ट हो जाती है, फिर इसको कूल करते जाते हैं, तो ये फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आया बेटा? तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस। सर यस, सर अगर हम प्लास्टिक को मेल्ट करते हैं तो फिर वो मतलब उसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन वो वापस थोड़ी ना वो शेप मिल पाएगा हमें, हाँ, वापिस सेफ नहीं मिल पाता है बेटा। तो वो फिजिकली चेंज होगा। हाँ, फिजिकली चेंजेस हो जाता है, बट उसमें कुछ और केमिकली रिएक्शंस होती हैं बेटा, मैं उसको अभी एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, बर्निंग ऑफ कोल। ओके, और वी कैन से कोल तो अभी आप भूल जाओ, आप ये कर सकते हो फॉर एग्जांपल कि कौन सा एग्जांपल दें, दैट इज ओके, नाउ कैंडल वाला एग्जांपल ही चलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कैंडल है आपका, ओके ओके, इस तरीके से कैंडल है आपका। ओके, नाउ जब कैंडल वैक्स, इसमें क्या क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, ये तो इसका वैक्स हो गया, एंड दिस क्या बोलते हैं इसको, विक। ओके, द विक ऑफ द कैंडल इज द थ्रेड्स, आपको पता है ये थ्रेड से बनी होती है, एंड दिस स्टैंड आउट ऑफ फ्रॉम बॉडी ऑफ द कैंडल एंड कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज। अभी ये थ्रेड किससे कंसिस्ट होती है, धागा किससे बना होता है बेटा, जो थ्रेड होता है Cellulose. सेल्यूलोज से। ओके, एंड सेल्यूलोज क्या होता है बेटा, दिस इज अ कार्बन कंपाउंड्स। Polysaccharide. दिस इज द कार्बन कंपाउंड। नाउ अ वैक्स, सेल्यूलोज कार्बन कंपाउंड हो गया, एंड वैक्स इज आल्सो कार्बन कंपाउंड। वैक्स कार्बन कंपाउंड होता है ना, आपको पता है, दिस इज द हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। पैराफिन, और कौन सा पेट्रोलियम से। क्या बेटा, हाइड्रोकार्बन होता है नाम? हाइड्रोकार्बन मीन्स होता है किसी, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, दैट इज आपने मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन ये सब पढ़ा होगा ना आपने। हाँ जैसे जितने भी पेट्रोलियम मैटर्स निकलते हैं, पेट्रोलियम गैसेस निकलते हैं, उनको सबको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं बेटा। नहीं सर, यानी ये कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? तो आप इसका, दैट मीन्स आप इसका फॉर्मूला पूछ रहे हो मुझसे। हाँ हाँ, ओके यानी नाम उसका। ओके ओके, नाउ इसका नाम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटेन, तो आई थिंक उसका होता है, गैस का होता है, इसका बेटा आई थिंक पैराफिक्स, जो पैराफिन वैक्स होता है ना, उससे बोलते हैं, पैराफिन वैक्स वगैरह होता है, हाइड्रोकार्बन वगैरह। इसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं होता, सॉरी जनरल फार्मूला है इसका, बट केमिकली फार्मूला इसका नहीं होता है। बिकॉज इसलिए नहीं होता है, हम इसको मोस्ट हाईली नंबर्ड केमिकल फार्मूला, इसको CnH2n+2, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। आप इसको C20 से लेकर के आगे तक का कोई भी कार्बन ले सकते हैं। ओके, 20 से 25 तक का, और मे बी आगे 30 तक का कोई भी कार्बन ले सकते हैं। इस तरीके से होता है, बिकॉज फ्रॉम द स्टार्टिंग C1 से लेकर के C9 और 10 तक तो क्या होता है, गैस होते हैं, गैस और सर्टेन लिक्विड होते हैं। ओके,
एंड उसके बाद हाँ। लिक्विड फॉर्म में हमको मिलने लगते हैं, उसके बाद क्या वैक्स फॉर्म में मिलते हैं, एंड आफ्टर दैट ये हमको सॉलिड फॉर्म में मिलने लगते हैं। जो कार्बन का नंबर्स होते हैं दैट इज आपने पढ़ा होगा, मेथेन गैस होती है, हाँ। C2H6 एथेन गैस होती है, C4H10 ये ब्यूटेन गैस होती है जो आपके सिलेंडर में भरी रहती है, LPG गैस जिसको बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बोलूं तो लेट्स से कि C25H समथिंग 52 वगैरह इस तरीके से कर दो। ओके, ओके सर। हाँ। कुछ फिक्स फॉर्मूला नहीं है बिकॉज दिस इज अ वैक्स। ओके, नाउ कंप्लीटली जो भी कैंडल होती हैं, कैंडल को ऐसा तो होता नहीं है कि पेट्रोलियम लाइक हमको पेट्रोल बनाना है तो पेट्रोल का अलग फॉर्मूला होता है, डीजल का अलग फॉर्मूला होता है, केरोसिन का अलग फॉर्मूला होता है, गैस का अलग फॉर्मूला होता है, बट ऑल दिस कंपाउंड आर कॉल्ड पेट्रोलियम कंपाउंड बोलते हैं ना, इसको पेट्रोलियम मेटल्स बोलते हैं। ओके, ऑल दिस मेटल्स आर पेट्रोलियम कंपाउंड्स। ओके, तो इसका कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है, बट लेट वी कैन से कि ये C25-20 से उसके ऊपर का ही होता है। ओके, देर आर सो मैनी, मतलब बहुत सारी वैक्सेस होती हैं, पैराफिन वैक्स वगैरह, बहुत सारी वैक्सेस वगैरह होती हैं। ओके, सो नाउ Yes. अभी हम लोग टॉपिक से आगे नहीं जाते हैं। नाउ इसमें क्या होगा बेटा कि वैक्स है, आपको कैंडल है। नाउ इस कैंडल में दो चीजें हैं, एक तो सेलुलोज है जो आपकी विक है, सेलुलोज इज द कार्बन कंपाउंड। ओके, now wax is also hydrocarbon. now if अगर आप जानते हो कि अगर हाइड्रोकार्बन दैट इज CnH2n+2 इसको अगर मैं बर्न करता हूँ तो ये कन्वर्ट होता है CO2+H2O में कन्वर्ट होता H2O। है। हाँ। इनकेस अगर आप नहीं जानते तो आप याद कर लो, अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन है उसको अगर मैं वर्न करूंगा तो CO2+H2O में कन्वर्ट होता है। तो जब मैं वैक्स को वर्न करूंगा तो ये CO2+H2O में कुछ कन्वर्ट होगा, एंड ये भी वीक कार्बन कंपाउंड है तो ये भी CO2+H2O में कन्वर्ट होगा। सो जब भी हम कैंडल लाइट करते हैं तो अगर देखा होगा आपने, जहां पर आपने रखा उसके ऊपर कुछ काला काला कलर का कार्बन लग जाता है। कभी एक्सपेरिमेंट किया आपने, हाथ रख के देखो या कुछ प्लेट रख के देखो। हाँ। ओके, तो काला वो कार्बन होता है, एंड वाटर होता है, वाटर वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ओके, नाउ ब्लैक कलर का क्यों होता है? बिकॉज कार्बन ब्लैक कलर का होता है बेटा। हाँ सर, और वो हाइड्रोफोबिक होता है वो जो भी सब्सटेंस। हाँ हाँ, ओके, सो बेटा जो अभी देखो, एक सिचुएशन तो आपने मैंने बता दी कि ये चीज हो गई। सेकंड सिचुएशन क्या होती है, आपने कैंडल को देखा होगा, जब भी कैंडल इस तरीके से मैंने बड़ा कैंडल बनाया, ओके, तो कुछ कुछ कैंडल जल करके नीचे गिर जाती है, फैल जाती है, हाँ। फैल जाती ना, दैट मीन्स वो हीट से हाँ सर। इसकी हीट से कन्वर्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एंड वो नीचे बन जाती है ना। इस कैंडल को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ सर। हाँ इसको फिर से वैक्स बना सकते हैं। हाँ सो इस जो ये प्रोसेस होता है ग्रीन कलर वाला, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। ना इस CO2 और H2O से तो हम कैंडल नहीं बना सकते ना, एंड दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। समझ में आया बेटा? फिजिकल चेंज वो होता है जिसको हम डायरेक्टली उसको वापस फिर से अपनी प्रीवियस स्टेट में चेंज कर सकते हैं, एंड केमिकल स्टेट और केमिकल चेंजेस वो होता है जिसमें हम लोग दोबारा से अपनी स्टेट में नहीं ले जा पाए। ओके, तो समझ में आया ये चीज, केमिकल चेंज भी हो गया साथ में, फिजिकल चेंज भी हो गया साथ में। ओके, क्लियर एवरीवन? यस। यस। नाउ अभी अगर मैं बोलूं, आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको कल बता के लाना है, और कल नहीं, मे भी आपको व्हाट्सएप में मुझे भेज देना। ओके, लाइटिंग ऑफ अ मैच स्टिक। ओके, ये आपको देना है, फिजिकल चेंज कहाँ पर होता है, कौन सा प्रोसेस है, एंड केमिकल चेंजेस में कौन सा प्रोसेस कहाँ पर इन्वॉल्वेंट रहता है। ओके, नाउ देयर आर टू कंपाउंड्स, जब लाइट करते हो तो यहाँ पर दो कंपाउंड्स होते हैं मेनली। कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, कैन एनीबॉडी टेल मी?
कोई सर बता एक फास्फोरस होता है शायद रेड फास्फोरस होता है रेड फास्फोरस होता है, और व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो और आई थिंक वो मैच बॉक्स इग्नाइट पर होता है। करने होता है। और पोटेशियम कुछ होता है सर। ऐसे होता है ना मैच बॉक्स का जो साइड। हाँ हाँ हाँ, ओके, एंड ये आपका मैच स्टिक हो गया। ओके, नाउ देयर आर टू सब्सटेंसेस। ओके, मैच स्टिक्स में दो सब्सटेंस रहते हैं, दैट इज एंटीमनी एंड ट्राइफॉस्फाइड्स। ओके, इसमें कौन हाँ कौन से होते हैं? एंटीमनी, सर एंटीमनी ट्राइफॉस्फेट होता एंटीमनी, हाँ, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड्स एंड पोटेशियम क्लोरेट्स। है सर। फिर रेड फास्फोरस कहाँ होता जस्ट वेट बेटा। ओके, एंड हेयर इज द रेड फास्फोरस। है? ओके ओके, यहाँ पर रेड फास्फोरस प्लस उसके साथ में और भी चीजें होती हैं क्या? एनीबॉडी टेल मी? सर ग्लास भी ग्लास होता है, ग्लास के छोटे ग्लास होता छोटे है। पीस। ओके, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। दैट मीन्स आपने काफी अच्छा स्टडी किया है। रेड फास्फोरस विथ द सैंड और ग्लास पाउडर। ओके, दैट सैंड और ग्लास फास्फोरस, ये ग्लास पाउडर, दैट इज फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन के लिए यूज फ्रिक्शन के लिए होता है। एंड रेड फास्फोरस इसको इग्नाइट करने के लिए होता है। ओके, इग्नाइट करने के बाद ये एंटीमनी एंड ट्राइसल्फाइड, ये आप इसको इग्नाइट कर देते हैं। ओके, समझ में आया बेटा? हाँ सर। नाउ इसमें फिजिकल हाँ चेंजेस सर। कहाँ होता है, केमिकल चेंजेस कहाँ होता है, एंड प्रोसेस ऑफ लाइटिंग, वो मुझे बताना। मैंने आपका एलिमेंट्स बता दिया। ओके, आप मुझे बताओगे, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना है इसके बारे में। ओके बेटा? हाँ सर। ओके, नाउ केमिकल चेंजेस का कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो आप लोग। When chemical changes occurs, new substance with entirely new properties form. Okay, this is number one, and this is number two. Chemical changes cannot be easily reversed. कभी कभी रिवर्स होता है, बट इजीली रिवर्स नहीं होता, उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होती है बेटा, कैटलिस्ट होते हैं जब उसको रिवर्स कंडीशन में लाते हैं तो। ओके, सर वो स्टेटमेंट ऐसा भी था कि इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मीन्स। हाँ, ऐसा भी रख सकते हैं। ओके, नाउ द थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड प्रॉपर्टी इज this is usually a changes in weight during chemical. There is usually a change in weight during chemical reaction. Clear? Now fourth statement is lot of heat usually given off or absorbed.
ड्यूरिंग, सर हीट की जगह अगर हम एनर्जी लिखेंगे हाँ बेटा एनर्जी लिख सकते हो बेटा इसमें। सर चेंज इन वेट होता है पर चेंज मास नहीं होता है ना? क्या बेटा? चेंज इन पर चेंज इन मास नहीं होता है ना? चेंज इन वेरी मास होगा तो फिर चेंज इन वेट होगा ही। चेंज इन वेट बोला ना मैंने। अर्थ में रखा है। ओके मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। ओके बेटा अभी हम इस थर्ड पॉइंट को रीड करते हैं। सर यस सर वो तो इसलिए होता है क्योंकि कोई गैसेस वगैरह फॉर्म होती है तो फिर वो ओके बेटा मैं निकल इसको भी बताता हूँ। चेंज इन वेट ओके नाउ लुक वेट अ सेकेंड, मैं इसको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ओके नाउ व्हेन फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ चेंज इन वेट वाला, आई थिंक मैग्नीशियम होता है। ओके व्हेन इन, जब मैग्नीशियम क्या करते हैं, मैग्नीशियम बर्न्ड इन एयर, ओके देन द वेट ऑफ व्हाइट एस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मोर देन द मैग्नीशियम मेटल्स। ये क्या करते हैं, मैग्नीशियम को जब मैं एयर में बर्न करता हूँ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है बेटा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट मोर देन होता है दैट इज मैग्नीशियम से। समझ में आया बेटा? बट जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सर मास है ऐसे ये तो वैलिड रहेगा ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इसका अगर इसका भी चेंज करेंगे तब जाके इसका भी ऐड करेंगे तब जाके एमजीओ का वेट के बराबर आएगा। समझ में आया बेटा? तो हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं बेटा। देयर इज यूजुअली चेंजेस इन वेट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। जो कंपाउंड हम ले रहे हैं, दैट इज अगर मैग्नीशियम को हम बर्न कर रहे हैं तो उसमें जो एनर्जी है या हीट है, ऑक्सीजन कितना प्रोवाइड किया हमने, उसका भी काउंट करेंगे तब जाके कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। अदरवाइज उसका वेट तो चेंज हो ही रहा है ना बेटा। ओके उसमें क्या होता है, मतलब इंडिविजुअल कंपाउंड को प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं। ओके लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। फॉर दैट इज व्हेन शुगर इज बर्न, अगर मैं शुगर को बर्न करूं, शुगर को बर्न करता हूं, sugar for every 7 gram of sugar approximately 3 gram of sugar charcoal left। दैट मीन्स अगर शुगर को मैंने गर्म किया तो वो शुगर से C6 शुगर इज अ कार्बनिक कंपाउंड C6H12 सॉरी शुगर का फॉर्मूला 12H22O11। जब इसको मैं बर्न करूंगा तो CO2 प्लस H2O बनेगा मेरे पास। तो यहाँ पर चारकोल कंपाउंड एक फॉर्म हो जाएगा। दैट मीन्स शुगर 100% कन्वर्ट नहीं हो पाएगी इनटू दिस। ओके कुछ कंपाउंड यहाँ पे रह जाएगा। ओके तो जो वेट है CO2 का और इसका, अगर आपको समझ नहीं आ रहा या आपको इस पॉइंट से कंफ्यूजन है, लेट्स इरेज दिस पॉइंट। ओके बट थोड़ा सा यूजुअल चेंजेस होता है इन वेट। ओके वो हम आपको जैसे जैसे केमिकल रिएक्शंस होगी मैं आपको बताता जाऊंगा। ओके कहाँ पर होगी, मोल कॉन्सेप्ट में आपने ध्यान दिया होगा कि कब कैसे, जैसे मैग्नीशियम लिया है मैंने यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड में, तो मेरे पास इनिशियल में कंपाउंड तो मैग्नीशियम ही था। मैंने 5 ग्राम मैग्नीशियम लिया, 3 ग्राम मैग्नीशियम लिया मैंने, मेरे पास 5 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो 2 ग्राम मैंने जो ली है यहाँ से वो एनर्जी ली है, दैट इज ऑक्सीजन के फॉर्म में लिया मैंने। तो चेंजेस इन वेट यहाँ से आया, दिस 3 ग्राम एंड दिस 5 ग्राम। समझ में आया बेटा? हाँ सर। अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन इरेज दिस पॉइंट, इसको इरेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ओके बस आपको फंडा समझ में आना चाहिए। सर मतलब हर मेटल ऑक्साइड का वेट मेटल से ज्यादा होगा। हाँ बेटा मेटल ऑक्साइड नहीं, मैं सिर्फ मैग्नीशियम की बात कर रहा हूँ। ओके ओके सर। ओके नाउ सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू आपको देना है, दैट इज सेकेंड वाटरिंग ऑफ प्लांट्स। इसमें मैं आपको हिंट देता हूं। ओके एंड उसके बाद आपको इसको सॉल्व करके मुझे भेजना है। ओके दैट इज
व्हेन यू वाटर अ प्लांट, वाटर कैन एवापोरेट। जब आप किसी प्लांट को वाटर देते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपके प्लांट लगे हुए हैं, ओके, यहाँ से आप इस तरीके से समझ में आया, या वाटर दे रहा हूँ, क्लियर बेटा? yes sir. ना जब आप इसमें देते हो तो ये क्या होता है, जो वाटर होता है H2O, दैट कन्वर्ट इनटू H2 Wave एंड किसमें, to तो सर 2H2 होना चाहिए ना, क्योंकि 2 मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन के हाँ, साथ। वो बेटा मॉलिक्यूल्स, मैं यहाँ पे रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं आपकी प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, ओके। हाँ सर। ये इस तरीके से कर लो, तो ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है एंड ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। सर, लेकिन ये वाटरिंग ऑफ प्लांट्स के वक्त कैसे होगा? आप तो इसको दोगे, प्लांट को वाटर दे दिया, ये प्लांट की प्रोसेस है, प्लांट करता है ये सब चीजें बेटा। आपको वाटर दिया, आप भूल गए क्या प्रोसेस होता है, आपको नहीं आइडिया है कि क्या प्रोसेस होता है, ओके। फॉर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, अगर डाउट है। हाँ, वो फोटोसिंथेसिस वाला। हाँ, अभी आपको सही दिमाग आया, ओके। अच्छा, स्प्लिटिंग हाँ, ऑफ वाटर। मुझे लगा ऐसे ही, यानी पानी डालने के नहीं बाद। नहीं नहीं नहीं, ओके। सो सर जब आप कार्बोहाइड्रेट, कार्बन वाटर डाइऑक्साइड। देते हो, दैट इज ऑक्सीजन H2 में कन्वर्ट हो गया बाय द प्लांट इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ओके। हाँ फोटोसिंथेसिस, ओके। हाँ सर, लेकिन वो हाइड्रोजन भी बॉन्ड बना लेता है मेरे लिए। बेटा हमको जस्ट अभी एग्जांपल देख रहे हैं हम अभी, ओके। ओके। हम उसके डीप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, अगर इतना डीप एनालिसिस करना होता तो ये फर्स्ट चैप्टर नहीं होता आपका, फर्स्ट चैप्टर में इतना टफ नहीं देते हैं बेटा, ओके। हाँ सर। सो बाय द फोटोसिंथेसिस ये कन्वर्ट हो जाएगा एंड यहाँ से ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा, आपको मुझे क्या देना है, इस जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको आपको एक लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है एंड रिएक्शंस लिखना है आपको, एंड देन मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पे। मैं आपको देखूंगा आप किस तरीके से एग्जाम्पल को या किसी भी क्वेश्चंस को प्रेजेंट करते हो इन द एग्जामिनेशन हॉल में या एग्जाम कॉपी में, कैसे आप लिखते हो, ओके। आप अपने आप को किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो, ओके। नाउ इसमें ग्लूकोज फॉर्म होगा एंड दिस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स। जो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस हुई है, दिस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स। ये तो रिवर्स नहीं कर सकते हम लोग, रिवर्स कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। ये रिवर्स हम लोग करेंगे, ग्लूकोज से हम CO2 बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे, CO2 एंड वाटर हम लोग बनाते हैं, ओके ना। वाटर क्या प्लांट्स क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सब बनाएगा, ओके। हाँ सर यस, सर हम फोटोसिंथेसिस आर्टिफिशियली कर सकते हैं? आर्टिफिशियली फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, बिकॉज फॉर फोटोसिंथेसिस यू हैव टू, आपको सनलाइट जरूरी होगा बेटा। अगर सनलाइट है, हाँ आर्टिफिशियली लैब में कर सकते हैं बेटा, सनलाइट होगा आपके पास, ग्लूकोज होगा, सब कुछ कर सकते हैं आर्टिफिशियली, ओके। मेनली इसमें सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी होती है, अगर आपके पास सनलाइट एंड क्लोरोफिल वगैरह होगा तो आप कर सकते हो, ओके। हाँ सर। ओके सर मतलब इसमें वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखना है ना अपनी लैंग्वेज में, हाँ, इतना ही ना? अपने रिएक्शंस लिखोगे बेटा, रिएक्शंस लिखोगे एंड रिएक्शंस लिखने के बाद मुझे कौन सा रिएक्शंस है मुझे आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, जैसे आप लिखते हो, ओके। आप अगर आप हिंदी मिक्स करना चाहते हो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश मिक्स करोगे इंग्लिश मिक्स, अगर मेरे मराठी मुझे आती नहीं है बट आप मराठी लिख सकते हो, मैं समझने का ट्राई कर रहा हूँ, आजकल मराठी सीख रहा हूँ मैं, ओके। अगर आप लोग थोड़ा सा हेल्प करोगे हाँ तो मैं सर। जल्दी सीख जाऊंगा, ओके। ओके हाँ तो अब ये प्रोसेस तो रिवर्स नहीं हो सकता, दैट मीन्स एंड
इसमें एक फिजिकल चेंजेस भी होता है बेटा। फिजिकल चेंजेस क्या होता है वो आपको मुझे बताना है, बता पाओगे? सर मतलब ट्रांसपीरेशन क्या? प्लांट ग्रो करता है, फिजिकल चेंजेस होता है, प्लांट बढ़ता है। जब ये प्रोसेस होगी, प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे तो प्लांट बढ़ेगा ना, दैट इज फिजिकल प्रोसेस। ओके, सर हाँ। ओके। नाउ बिफोर प्लांट ग्रो, यहाँ पर फिजिकल प्रोसेस, यहाँ पे चेंज इन फिजिकल हो जाएगा। एंड आफ्टर जब प्लांट ग्रो कर जाएगा बेटा, तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा, वो सब केमिकल प्रोसेस में आ जाएगा। समझ में आया बेटा? नाउ इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको दो क्वेश्चंस हो गए, एंड थर्ड एग्जांपल इज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज थर्ड एग्जांपल, दैट इज बॉइलिंग वाटर। ओके, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करते हैं, अब यही एग्जांपल ही हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, बॉइलिंग वाटर यूजिंग गैस सिलेंडर। क्लियर बेटा? ना मेरे पास एक अच्छा सा हाँ गैस हाँ सिलेंडर का पिक है, फोटो है मेरे पास अच्छा सा गैस सिलेंडर का, मैं उसको यहाँ पे रखता हूँ। दिख रहा है बेटा सबको? हाँ सर। ओके, नाउ इस पिक में क्या होता है, मैनी टाइम्स आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब वाटर बॉईल करता है तो यहाँ पे दो प्रोसेस होती हैं। एक तो ये प्रोसेस हो रही है, दैट मीन्स ये बॉईल कर रहा है, जो ये क्या कंटेनर रखा हुआ है यहाँ पर, ये कंटेनर बॉईल कर रहा है, एंड यहाँ से वाटर वेपर्स निकल रहे हैं ऊपर। समझ में आया बेटा? एंड सेकंड प्रोसेस क्या होती है, ये बर्नर होता है। burning ये क्या बेटा? कंबस्शन ऑफ नेचुरल गैस। burning of LPG. ओके, तो ये दोनों चीजों के बारे में लिखना है, फिजिकल चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस क्या है, एंड इसमें कौन सी गैस यूज होती है, दैट इज H10 C4H10। ओके, ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस। ओके, समझ में आया? एंड ब्यूटेन गैस हाँ का फॉर्मूला भी लिखना है आपको, दैट इज इसमें O2 से CO2 प्लस H2O बनेगा, प्लस हीट निकलेगा, एंड इसको रिएक्शंस को बैलेंस करके आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। लिखोगे बेटा? एनी प्रॉब्लम? हाँ और सर। सर ना इसको आप लोग मुझे भेजना है। ओके, एज सुन एज आप भेजोगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एंड द डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, ये आप अपने आप से लिख सकते हो। अगर नहीं आता समझ में, देन आई कैन एक्सप्लेन। ओके, यस सर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज condition favorable for chemical reactions। क्लियर बेटा? दैट इज नंबर 1 इज कांटेक्ट। अगर कोई भी दो सब्सटेंस कांटेक्ट में नहीं आए, या कोई भी दो रिएक्टेंट कांटेक्ट में नहीं आए, तो उनके बीच तो रिएक्शंस होगी नहीं बेटा। रिएक्शंस होगी क्या बेटा? नहीं। नहीं होगी ना। नहीं। तो ये कांटेक्ट तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, एंड अगर किसी चीज की रिएक्शंस हमको कराना है तो कॉन्टेक्ट्स इन द सेंस ऑफ टू टाइप्स होता है। नंबर वन पाउडरिंग और ग्राइंडिंग ऑफ रिएक्टेंट्स। पाउडरिंग
रिएक्टेंट। ओके, जितना जितना पार्टिकल छोटा होगा उतनी रिएक्शंस, जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया हो जाएगा रिएक्टेंट का, तो वो इंक्रीज करेगा। हेंस द एक्सटेंस, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, द इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, हेंस द एक्सटेंड द कांटेक्ट ऑफ इंक्रीज। जितना कांटेक्ट ऑफ इंक्रीज बढ़ेगा, दैट मीन्स अगर छोटा सा पॉइंट है, दैट मीन्स ये चारों तरफ से रिएक्शन कर पाएगा। ओके, सपोज बड़ा सा क्यूब होता मेरे पास, ओके, एंड ये भी बड़ा सा क्यूब है, तो इसका तो एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, तो रिएक्शंस यहाँ से ही कर पाएगा, और ज्यादा रिएक्शंस कहीं से हो भी नहीं पाएंगे। अगर छोटा छोटा पाउडर फॉर्म में हम उसको पार्टिकल्स कर दें, तो दोनों रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स को छोटा फॉर्म में करने, उनका सरफेस एरिया ज्यादा रिएक्टिव कर पाएगा। दैट मीन्स एक सर्कुलर सरफेस एरिया हो जाएगा, कोई पॉइंट है तो वो ज्यादा रिएक्टिव हो पाएंगे। ओके, समझ में सर आया? पर Yes? अगर एक सॉलिड और एक गैस होगा तो? एक सॉलिड और एक गैस होगा तो भी मैं इसका सेकंड पार्ट बताता हूँ, उसका सॉलिड और गैस में कैसे रिएक्टिविटी अफेक्ट करती है। ओके, फर्स्ट ये समझ में आया, पाउडरिंग। इसमें एक लाइन लिख लो आप, दैट इज this increase the effective area of reactant, and hence the extent of राइटिंग समझ नहीं आती बेटा तो आप मुझे बता सकते हो वहां पर। ओके, कॉन्टैक्ट increases. Okay, and the second point in this, that is this is first point, this is second point. Second point, anybody tell me? Making aqueous solutions. Very good beta. अगर रिएक्टेंट सॉल्यूशन स्टेट में होता है तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है। ओके, व्हेन रिएक्टेंट आर टेकन इन सॉल्यूशन स्टेट, a closure contact is achieved more quickly by the reactant particles. Okay, when reactants are taken in solution state, a closer contact achieved more quickly by the reactant particles. क्लियर बेटा, समझ में आया? Yes, sir. इसका एग्जांपल दूं क्या मैं? Sir. हाँ सर. Okay, now for example, that is COOH and COOH. Okay, when this reacted with Na2CO3, सर ये फॉर्मिक एसिड है या कौन सा? मैं अभी बताता हूँ बेटा। ओके, नाउ ये रिएक्शंस टू टाइप से मैंने बताया, दैट इज डायरेक्टली अगर मिक्स कर देते हैं, ऑन मिक्सिंग डायरेक्टली, तो ये नो रिएक्शंस होती है। ओके, नाउ इन केस ऑफ yes beta, catalyst, in case of addition of water,
दैट इज मैंने सॉल्यूशन स्टेट बना दिया उसका। सो ये रिएक्शंस होती है दैट इज Na2C4 और C2O4। क्लियर? अगर डायरेक्टली मैंने हाँ मिक्स किया तो ये कोई रिएक्शंस नहीं हुआ, एंड इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया तो इसकी रिएक्शंस हो गई। समझ में आया? एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड, एंड दिस Sir, कंपाउंड organic इज acid. सोडियम कार्बोनेट। सर, फिर सोडियम फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH होता है बेटा। है? ओके, यस समझ में आया बेटा? हाँ सर। नाउ थर्ड इज, ये तो दोनों कंपाउंड मैंने लिख दिया। जो अभी क्वेश्चंस आपने पूछा बेटा कि सॉलिड एंड गैस ले लिया जाए बेटा, किसी कंपाउंड का सॉलिड ले लिया एंड गैस ले, तो उसमें क्या रिएक्टिविटी ऑफ दैट रिएक्शन उतना फास्ट नहीं होगी, बिकॉज अगर जो गैस के एलिमेंट्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो उस कंपाउंड के, जो जैसे सॉलिड एलिमेंट ले लिया मैंने, सपोज ये कोई सॉलिड एलिमेंट है, ओके, एक क्यूब ले लिया मैंने, ओके, एंड यहाँ पर हाँ सर। गैस ले लिया, तो इसमें गैस चारों तरफ से भरी होगी इसकी, बट इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर के पार्टिकल्स, इस सॉलिड क्यूब के पार्टिकल्स, यहाँ तो रिएक्शंस नहीं पहुंच पाएगी, तो ये रिएक्शंस करते करते बहुत स्लोली रिएक्शंस करेगा, तब जाके अंदर के पार्टिकल्स से रिएक्शन कर पाएगा। फॉर नहीं एग्जाम्पल, सर, मतलब जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब फास्ट उसका रिएक्शन होता है ना। हाँ फास्ट रिएक्शन होता है बेटा, तो बर्न कर रहे हैं हम बेटा, उसमें ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। हाँ सर, हाँ। ओके, देखो, बर्न मीन्स होता है, बर्न करने से हम ऑक्सीजन से रिएक्शंस क्यों कराते हैं, कभी सोचा है आपने? सर क्योंकि ऑक्सीजन बर्निंग में यूज यानी ऑक्सीजन मतलब गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्निंग, ओके, बट रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन अलग होती है। समझ में आया सर बेटा? मतलब बहुत ब्राइटली बर्न होता है। हाँ, ओके, एंड हाँ फर्स्ट इज कांटेक्ट हो गया, एंड सेकंड पार्ट इज इन दिस, दैट इज सप्लाई ऑफ हीट, और वी कैन से सप्लाई ऑफ एनर्जी। ओके, आप एनर्जी बोला आपने, तो मैं एनर्जी लिखूंगा। ओके, ओके, समझ में आया बेटा? नाउ देयर आर 4 टाइप्स और 5 टाइप्स, आई थिंक 4 होगा, 4। फर्स्ट हीट, सेकंड मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड थर्ड बताया मैंने आपको साउंड एनर्जी लाइट। और लाइट एनर्जी। ओके, ये डिस्कस किया हमने। हाँ सर। एग्जाम्पल फॉर दिस, इसके लिए मैं एग्जाम्पल करता हूँ। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर ब्रॉट अबाउट द हीटिंग ऑफ रिएक्टेंट टुगेदर। हीटिंग इनिशिएट द रिएक्टिंग पार्टिकल्स टू मूव फास्टर एंड कोलाइड विथ फ्रिक्वेंटली। हीटिंग क्या करती है, उस पार्टिकल्स के एलिमेंट्स को इंक्रीज कर देती है। कभी आपने देखा, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल बताता हूँ, आपने वाटर रखा बॉयल करने के लिए, यहाँ से मैंने हीट कर दिया, तो सबसे पहले नीचे का वाटर का लेयर हीट होगा, एंड जैसे हीट होते हैं इसके पार्टिकल्स ऊपर जाने लगते हैं। आपने देखा होगा भी, जो बबल्स टाइप के ऊपर आने लगते हैं ना, दैट मीन्स इसके पार्टिकल्स सारे जगह पे घूमने लगते हैं, एंड ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, जो हॉट वाटर होता है वो ऊपर आ जाता है एंड कोल्ड वाटर नीचे चलता जाता है। ओके, तो इसके पार्टिकल्स चारों तरफ घूमने लगते हैं, तो ये क्या करते हैं, रिएक्शंस को फास्ट कर देते हैं, तो ये वाटर जल्दी हीट हो जाता है। समझ में आया? ये तो नॉर्मल सा मैंने आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जांपल दे दिया। इन द नेक्स्ट फॉर एग्जांपल दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हीट करते हैं तो ये CaO बनेगा प्लस CO2 बनेगा। ओके, एंड द नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूं Na2 प्लस O2, व्हेन इसको मैं अराउंड 4000 केल्विन और 36 डिग्री सेल्सियस 3600 डिग्री सेल्सियस में इसको हीट करता हूँ, नो आई थिंक
360 डिग्री है बेटा। ओके, तो ये 2NO बनेगा। क्लियर है? सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर हीट। ओके, नाउ द एग्जाम्पल फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज MgCl2 है। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो Mg अलग हो जाएगा प्लस Cl2 अलग हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं NaCl ले लूँ यहाँ पर तो Na अलग हो जाएगा प्लस Cl अलग हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोस्टली आयनिक कंपाउंड के लिए होती है जो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ओके, क्लियर? हाँ सर। एंड द Yes, sir. साउंड एनर्जी दैट इज C2H2, इसका नाम बताओ मुझे एनीबॉडी? एसिटिलीन। एसिटिलीन। ओके, हाँ सर। यहाँ से कार्बन बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। ओके, इसमें क्या है? साउंड एनर्जी। सर साउंड एनर्जी क्यों देनी पड़ती है? साउंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, लाइक आपने कभी वेव्स पढ़ी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में वेव्स पढ़ी है। साउंड एनर्जी हाँ सर। दैट मीन्स साउंड एनर्जी एक क्या होते हैं, उसकी वेवलेंथ में साउंड वेव्स क्या होती है बेटा? साउंड एनर्जी साउंड वेव्स में हम लोग देते हैं, उसकी साउंड की वेव्स हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल गिटार देखा आपने? ऑल ऑफ यू नो द गिटार। हाँ गिटार का एक पॉइंट सर। फिक्स होता है। एक पॉइंट सपोज आपका इधर पे फिक्स हुआ एंड एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स हुआ। ओके, इसके बीच में वायर लगी रहती है जिसको थ्रेड बोलते हैं। ओके, जब दोनों पॉइंट फिक्स होती है तो इसको बोलते हैं बेटा नोड। अब मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये आपकी 11th फिजिक्स का चैप्टर होगा। जब इसको हम एक बार छोड़ते हैं ऊपर करके तो इस तरीके से ऊपर नीचे जाएगी। हाँ ओके, तो ये होती है आपकी साउंड एनर्जी। दैट मीन्स ये वाइब्रेशन हो जाते हैं। ये इसने वाइब्रेट किया तो यहाँ से कुछ साउंड वेव्स निकले ना, यहाँ से हमने किसी चीज को थोड़े से टच किया तो वहां से वेव्स निकली। ऐसे ही वेव्स क्या होती हैं, हम जो सोनार वेव्स वगैरह होती हैं, कुछ एनर्जी वेव्स हम प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करते हैं, इस रिएक्शन को मतलब कंप्लीट होने में फॉलो करती हैं। और यस, सर हम साउंड एनर्जी जब यूज करते हैं तब मतलब रिएक्टेंट और साउंड एनर्जी को कांटेक्ट में कैसे लाते हैं? रिएक्टेंट और कॉन्टेक्ट्स, जैसे ऑल ऑफ यू नो द सबमरीन। हाँ सर। हाँ सर। सोनार वेव्स नाम सुना आपने? सोनार वेव्स। हाँ हाँ ओके, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू हेयर, यहाँ रिलेटेड नहीं है। सबमरीन होता है, कोई भी इस तरीके से सबमरीन है बेटा, यहाँ से वो वेव्स निकालती हैं, दैट इज सोनार वेव्स बोलते हैं। अगर यहाँ पे कोई सा भी ऑब्जेक्ट है तो ये जाती हैं एंड टकरा के वापस आती हैं। तो अगर हमने एसिटिलीन गैस ली, एसिटिलीन गैस मैंने एक चेम्बर में रख दिया, मेरे पास एक कोई चेम्बर है। ओके, एंड उस चेम्बर में मैंने एसिटिलीन गैस को रख दिया। ओके, ना उस चेम्बर का मैंने गेट बंद कर दिया। ओके, गेट बंद करने के बाद मैंने यहाँ से बटन दबाया एंड इसके ऊपर जो साउंड एनर्जी है, दैट मीन्स इस पूरे चेम्बर में जो साउंड एनर्जी है वो पूरा साउंड एनर्जी इसमें फैल गई। एंड जितना इसको जरूरत होती है वो इसमें साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये, एंड कार्बन प्लस हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करेगा। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को स्टोर करने के लिए थोड़ा सा एक पाइप लगा होगा, इस पाइप से हाइड्रोजन गैस निकल के बाहर आ जाएगी। ओके, एंड यहाँ से कार्बन वाला पार्ट यहाँ पर रह जाएगा। एंड आफ्टर दिस गेट को ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे हमको सिर्फ कार्बन मिलेगा एंड हाइड्रोजन गैस हमको बाहर मिल जाएगी। इस तरीके से हम इसको कांटेक्ट में लाते हैं। समझ में आया बेटा? हाँ सर। एनीथिंग एल्स? लाइट एनर्जी का एग्जांपल आप लोग बताओ मुझे। सर सिल्वर का। फोटोसिंथेसिस। वेरी सिल्वर गुड। हाइलाइट AgCl। और एनीबॉडी? और कोई एग्जांपल? फोटोसिंथेसिस। HBr2। फोटोसिंथेसिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर लाइट एनर्जी। ओके, क्लियर बेटा? Yes. यस सर। और जो ऑक्सीजन होती है
O3 ना, O3 ऑक्सीजन गैस O3 गैस में कन्वर्ट हो जाती है. दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज ओजोन. बिकॉज फोटोसिंथेसिस आपको आइडिया है एंड AgCl वाला आपको आइडिया है, इसलिए मैंने ये अलग एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर. समझ में आया बेटा? हाँ सर. एंड द थर्ड इज, सेकेंड हो गया बेटा सप्लाई ऑफ एनर्जी. नाउ थर्ड पॉइंट में आते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, और वी कैन से प्रेशर डायरेक्टली. ओके, when reactant are subjected to pressure, the reacting molecule aggregate increase of pressure also result the more number of collision among the particles. That means अगर किसी चीज का मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो उसके पार्टिकल्स को मैं ज्यादा रिएक्शंस दे रहा हूँ. समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल जैसे बलून देखा आपने, बलून में आपने जब कभी भी हवा भरा, इस तरीके से बलून हो गया. ओके ना, आपने इसमें हवा भरने के बाद जब इसमें आपको यहाँ से प्रेस किया, दैट मीन्स यहाँ के जो पार्टिकल से आपने इसको क्या किया, कंप्रेस किया मतलब क्या किया आपने, कोलाइज किया, मतलब कोलिजन करने के लिए इसको फोर्स किया कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे से रिएक्शन करें. समझ में आया बेटा? इसी तरीके से होता है. दैट मीन्स हाँ यहाँ से सर. हमने प्रेशर एवॉल्व किया, प्रेशर एक्जिजरेट किया. ओके बेटा, समझ में आया? यस सर. ओके, तो इसमें when reacted to pressure, reacting molecules aggregate increase of pressure also result in more number of collisions. Okay, among the particles. Okay, एक बार पीछे वाली स्क्रीन दिखाओ ना. resulting, 1 second beta, in more product formation. ओके सर. Okay, now for example, इसका एग्जाम्पल लिख लो आप लोग, everybody. That is N2 plus 3H2 ATM का मीन्स क्या है? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर. वेरी गुड. यूनिट ऑफ प्रेशर है. ये बताऊं क्या मैं ATM? नाइस. नहीं सर. Okay, very good बेटा. Now the next part is, that is fourth, catalyst. Okay, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंडीशन फेवरेबल फॉर केमिकल रिएक्शन. दैट मीन्स कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो उसको फेवरेबल कंडीशन बनाते हैं. ओके, यही फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करेंगे, यही फैक्टर्स हैं जो उसको फेवरेबल कंडीशन बनाएंगे. समझ में आया बेटा? हाँ सर. हाँ सर. Rate of reactions can be altered by catalyst. The catalyst
itself does not undergo any changes. Chemically or quantitatively. Okay. सर Yes. कैटलिस्ट कंपल्शन नहीं होता है ना रिएक्शन के लिए, मतलब वो सिर्फ स्पीड अप करता है ना रिएक्शन। Yes बेटा, बस स्पीड अप करता है। नहीं, स्पीड अप भी करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कोई सी रिएक्शंस होती है विदाउट कैटलिस्ट होती ही नहीं है बेटा, कंपल्सन भी होती है। ओके, एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने यहाँ पर रिएक्शंस लिखा ये वाला, अगर इसमें Fe नहीं देंगे हमको निकल देना पड़ेगा, अदरवाइज अगर ये कैटलिस्ट नहीं देंगे तो रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होगी। समझ में आया बेटा? हाँ सर। बट कंप्लीट नहीं होगी ये नहीं है, ये रिएक्शंस बहुत ही स्लोली होगी, समझा? इसको अगर ये विदाउट कैटलिस्ट करेंगे तो मे बी इसको लग जाए आपको 10 दिन 15 दिन में भी साल लग जाए, बट कैटलिस्ट में ये आपको फ्रिक्वेंटली तुरंत 10 सेकंड के अंदर में रिजल्ट दिखाएंगे। समझ में आया बेटा? ये चीज होती है कैटलिस्ट में। हाँ सर। ओके, फॉर एग्जाम्पल दैट इज H2O2, H3PO3 is the catalyst plus 2H2O plus O2. ओके, समझ में आया बेटा? O2 कौन सा कंपाउंड है? कौन सा? रिएक्टर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है बेटा। This is and this is हाइड्रोजन name of this compound, फॉस्फेट। हाइड्रोजन phosphorus acid. Clear? Any doubts? Anybody? सर कैटलिस्ट एक्वस फॉर्म में हो सकता है क्या? हाँ, कैटलिस्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैटलिस्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर मैं इसको ओके बेटा आज इतना ही रहने देते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे। ओके, एंड आई एम गिविंग यू सम वर्कशीट जिसको आपको सॉल्व करके लाना है। ओके, समझ में आया बेटा? ओके सर एमसीक्यू ना? एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू चाहिए आपको या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए? सर कुछ सर, भी चलेगा। एमसीक्यूज चलेगा। ओके, वेरी गुड। फिर तो नाउ मैं आपको वर्कशीट देता हूँ, इसी में मैं पेस्ट कर दूं या फिर अलग से सेंड करूं? सर अलग से सेंड सर कीजिए। अलग से सेंड। ओके बेटा, अलग से सेंड करता हूँ फिर। ओके, सर अभी सॉल्व करनी है वर्कशीट? वर्कशीट में अभी बनाऊंगा बेटा, मतलब आधा बना हुआ है, कुछ कुछ मैं उसमें जो भी पहले का बना हुआ है, जो मैंने लेक्चर 2 तक बना हुआ है, तो लेक्चर 3 का भी उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके वो कंप्लीट हो पाएगा। ओके, हाँ क्लियर कि ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कुछ भी नहीं दूंगा मैं उसमें। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैंने पढ़ाया वो कुछ भी नहीं दूंगा उसमें। ओके सर यस,